Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to the platform of Noor School and College Mansehra for the online class of Physics Grade 12. Dear students, today we are going to discuss the remaining short questions or conceptual questions of the chapter Modern Electronics, Modern Physics. Dear students, we have solved the 13 questions. Now we move forward to solve the 14th and all the remaining questions. क्वेश्चन नंबर 14 में डियर स्टूडेंट्स ये पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास दो लाइट्स हों, रेड लाइट और ब्लू लाइट, देखें ये रेड लाइट और ब्लू लाइट, अगर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी, इन दोनों की एनर्जी अगर सेम हो तो बताएं किस लाइट की फिर इंटेंसिटी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सिंस एनर्जी ऑफ रेड लाइट इज़ लेस देन एनर्जी ऑफ ब्लू लाइट, जैसा कि हम जानते हैं कि रेड लाइट वाले फोटोन की एनर्जी कम होती है क्योंकि रेड लाइट के फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होती है। देखें ये हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है मतलब उनकी एनर्जी कम होती है, और ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। ड्यू टू द रीज़न दैट, ये लिखा हुआ है, उसकी वजह यह है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज़ लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू लाइट। देखें रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, ब्लू लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। इस वजह से रेड लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होती है, ब्लू लाइट की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब ये कंडीशन अकॉर्डिंग टू द बुक है, इफ़ बोथ एनर्जीज आर इक्वल। बुक में क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि अगर रेड लाइट और ब्लू लाइट की एनर्जी को बराबर कर दिया जाए तो उससे इंटेंसिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इफ़ बोथ एनर्जीज आर इक्वल, अगर रेड लाइट और ब्लू लाइट दोनों की एनर्जी इक्वल हैं, किसी पॉइंट से इक्वल एनर्जी गुजर रही है, तो फिर क्या होगा, देन इंटेंसिटी ऑफ रेड लाइट मस्ट बी इंक्रीज। तो रेड लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स फिर ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि उनके फोटॉन के पास एनर्जी कम है, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो हम नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा कर देते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ रेड फोटॉन्स मस्ट बी इंक्रीज्ड। देखिए मैं इसको आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैस है, उसका वज़न 40 किलोग्राम, कोई पत्थर है, कोई बोरी है जिसका वज़न है 40 किलोग्राम। इस 40 किलोग्राम की बोरी को या वज़न को या पत्थर को एक आदमी उठा सकता है, ठीक है। एक नॉर्मल आदमी अगर 40 किलोग्राम के वज़न को उठा सकता है तो वो बंदा, अगर बंदे की एनर्जी ज़्यादा है, आप उस बंदे को सोचें, वो ब्लू लाइट का फोटॉन है। अगर आपसे मैं ये कहूं कि इस 40 किलोग्राम को वो ब्लू लाइट वाला बंदा नहीं उठाएगा बल्कि रेड लाइट वाले छोटे छोटे कुछ बच्चे, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, वो आके उठाना चाहें, तो अब जाहिर है एक बच्चा, छोटा बच्चा तो इसको नहीं उठा सकता। अब बच्चों की तादाद ज़्यादा करनी पड़ेगी, 8, 10, 12, 15 या 20 बच्चे मिलकर इसको फिर उठाएंगे। समझ आ रही है। तो जिस लाइट की एनर्जी कम होती है तो उस लाइट की एनर्जी को पूरा करने के लिए हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को ज़्यादा कर देते हैं। या दूसरी एग्जांपल, कोई बहुत बड़ा पत्थर जो है वो कोई क्रेन उठाती है, कोई मशीन किसी बड़े वज़न वाले एक पत्थर को उठा सकती है। अगर मशीन नहीं है तो इंसान अगर उस पत्थर को उठाना चाहे तो एक इंसान के बस की बात नहीं है, तो फिर 10, 15, 20 बंदे मिलकर उसी वज़न को इकट्ठा उठाते हैं। तो अगर एनर्जी इक्वल रखनी है तो कम एनर्जी वाली चीज़ों की तादाद ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस वजह से रेड फोटॉन की एनर्जी हर फोटॉन के पास कम होती है, लिहाजा हम उनकी तादाद ज़्यादा कर लेते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ रेड फोटॉन्स मस्ट बी इंक्रीज अगर हमने एनर्जी ज़्यादा करनी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आवर कोर्स, ये एक्सक्लूडेड है। तो क्वेश्चन 16 को देखें। रेस्ट मास ऑफ ए फोटॉन मस्ट बी ज़ीरो। ये क्वेश्चन है कि फोटॉन का रेस्ट मास ज़ीरो क्यों नहीं होता, ज़ीरो क्यों होता है, यानी फोटॉन का कोई रेस्ट मास नहीं होता, उसकी वजह क्या है। वजह यह है, rest mass of a photon must be zero. The reason is that photon always move with the speed of light, के photon हमेशा speed of light से move करते हैं। If photon had some rest mass, अगर photon का कुछ rest mass होता, then
इट्स मैस वुड हैव बिकम इन्फिनिटी, स्पीड की वजह से उसका कुछ ना कुछ अगर मैस होता तो फिर वो अपने उस स्पीड की वजह से एकदम से उसका मैस क्या बन जाता, इन्फिनिटी, विच इज़ नॉट ऑब्जर्व, जो आमतौर पर ऑब्जर्व नहीं किया जाता। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है वी कैन से दैट फोटॉन मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट, फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, विच मीन्स इसका ये मतलब हुआ दैट फोटॉन हैज़ नो मैस, उस फोटॉन का कोई मैस नहीं होता, इट ओनली हैज़ एनर्जी, फोटान के पास सिर्फ एनर्जी होती है, इसका मैस नहीं होता, क्योंकि अगर इसका मैस होता तो वो स्पीड ऑफ लाइट वाले रिलेटिविस्टिक इक्वेशन वाले वो उस फार्मूले या इस इक्वेशन को यूज़ करें तो उसका मैस क्या बन जाता, इन्फिनिटी। ठीक है, तो दैट इज़ वाई फोटान के पास मैस नहीं होता, सिर्फ एनर्जी होती है। डियर स्टूडेंट्स, 17 और 18 क्वेश्चंस भी हमारे कोर्स में नहीं है, तो 19 को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉली इक्वेशन, ये असल में वो पिछला क्वेश्चन है, उसी तरह है कि मैस के साथ वेवलेंथ जो है वो कैसे आप कंपेयर कर सकेंगे, कैसे चेंज होगा, मैस अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम। तो आप इसको देख लें कि लैम्डा इज़ इक्वल टू एच ओवर एम, और एम इस चीज़ के इक्वल है 2m के ई अंडर रूट। तो अगर h और के ई और 2 ये इन तीनों को अगर कांस्टेंट रखा जाए तो फिर लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैस रह जाएगा। ठीक है, इफ़ काइनेटिक एनर्जी इज सेम और कांस्टेंट, अगर काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट लिया जाए तो 2 भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, तो ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हो जाएगी, सिर्फ m रहेगा, तो लैम्डा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मैस। अब देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शन में मैस अगर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम, मैस अगर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा, यही है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शन। It means the particle which has large mass will have shorter wavelength, वही बात हो गई, since alpha particle has more mass as compared to electron, proton and neutron। इस क्वेश्चन में ये 4 पार्टिकल्स को कंपेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। ये पूछ रहा है कि इन 4 पार्टिकल में से सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी। अब उनके मैस को देखें, अल्फा पार्टिकल का मैस, इलेक्ट्रॉन का मैस, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। देखें इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, उससे ज़्यादा मैस प्रोटॉन का होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रॉन का, और अल्फा पार्टिकल का मैस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो अल्फा पार्टिकल का मैस सबसे ज़्यादा होता है, ये हैवी एक पार्टिकल है। ठीक है, सो अल्फा पार्टिकल हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, क्वेश्चन 2, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉली इक्वेशन दिस वन। अब इसमें देखें कि इसमें यही क्वेश्चन अब स्पीड के बारे में वो पूछ रहा है कि अब अगर मैस ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, मैस अगर कम होगा तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में ये स्पीड का रेफरेंस दे रहा है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉलीज इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, और पी मोमेंटम एम वी के इक्वल होता है, तो एच ओवर एम वी। इसमें अगर देखें सिंस मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन, अब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस को कंपेयर किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से तकरीबन 2000 गुना हल्का होता है, या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना वजनी होता है। तो प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है। देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ प्रोटॉन। वही बात आ गई कि लैम्डा अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का लैम्डा सेम होगा तो फिर उनकी स्पीड में फ़र्क आएगा। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मैस कम है, और प्रोटॉन की स्पीड कम होगी क्योंकि उसका ऑलरेडी मैस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये स्पीड के हवाले से। अब आप स्पीड को अगर आप देखें तो स्पीड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ रही है लैम्डा के, और मैस भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन आ रहा है लैम्डा के। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 is not included in our course, it is excluded, so look at question number 22. When light bulb is operated at full power, the temperature of its filament is high। ये बल्ब की बात हो रही है कि जिस वक्त हम बल्ब को फुल पावर पे ऑपरेट करते हैं, 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट करते हैं, वो वाइट ग्लो करता है, लेकिन जिस वक्त हम उसकी वोल्टेज को कम कर लेते हैं, उसको डिम कर लेते हैं, तो उसकी वाइट लाइट ख़त्म हो जाती है और वो रेड कलर की लाइट देना स्टार्ट करता है।
इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है, व्हेन लाइट बल्ब इज़ ऑपरेटेड एट फुल पावर, फुल पावर को आप समझें 220 वोल्ट, जब एक बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट किया जाता है, द टेम्परेचर ऑफ इट्स फिलामेंट इज़ हाई, तो उसका जो फिलामेंट बल्ब के अंदर जल रहा होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है। इट मीन्स दैट मच एनर्जेटिक फोटॉन्स आर इमिटेड, तो जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतने स्ट्रॉन्गर जो है, उतने ज़्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स निकलते हैं, और ज़्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स वाइट लाइट के होते हैं। व्हेन लाइट बल्ब इज़ ऑपरेटेड एट लो पावर, जब उसी लाइट बल्ब को कम पावर पे ऑपरेट किया जाता है, फ़र्ज़ करें 220 के मुकाबले में मैं उसको 100 वोल्ट पे लगाता हूँ, तो जाहिर है वो बल्ब डिम होगा, डिम होकर हल्की हल्की रोशनी देगा, तो इसका मतलब द टेम्परेचर ऑफ इट्स फिलामेंट इज़ लो, तो उसके फिलामेंट का टेम्परेचर 100 वोल्टेज के लिए कम होता है। इट मीन्स दैट लेस एनर्जेटिक फोटॉन्स आर इमिटेड, 220 पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हाईली एनर्जेटिक फोटॉन निकलते हैं। 100 वोल्ट पे फिलामेंट का टेम्परेचर कम होता है, इस वजह से कम एनर्जेटिक फोटॉन्स निकलते हैं, और कम एनर्जेटिक फोटॉन्स को कौन सी लाइट के होते हैं? रेड के। दैट इज़ वाई फुल पावर के ऊपर 220 वोल्ट के ऊपर बल्ब से वाइट लाइट निकलती है, और कम वोल्टेज यानी 100 वोल्ट के ऊपर उससे रेड कलर की लाइट निकलती है। Therefore, we get white light, high energy photons when full power is supplied, and we get red light यानी low energy photons when low power is supplied। सारी टेम्परेचर की बात है, ठीक है। Okay, dear students, these were the questions. It was the last question. Now I would like to tell you something important about the electromagnetic spectrum, कि ये आप इसको काइंडली अपने जहन में रखें, इसको लाजमी तौर पे याद रखें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और आपने ये पढ़ा भी होगा कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद विजिबल लाइट स्टार्ट होती है, और विजिबल लाइट में ये कलर्स होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। ब्लू के बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद एक्स रेज, और उसके बाद गैमा रेज। ये पूरी एक सीरीज़ है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीरीज़ कहा जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है? रेडियो वेव्स के बारे में याद रखें कि रेडियो वेव्स की एनर्जी सबसे कम होती है, लेस एनर्जेटिक। रेडियो वेव से ज़्यादा एनर्जी माइक्रो की होती है, फिर इंफ्रारेड की होती है, फिर इंफ्रारेड से विजिबल, और विजिबल के अंदर भी एक तरतीब है, सबसे कम एनर्जेटिक रेड होगा, रेड फोटॉन, उसके बाद ऑरेंज फोटॉन ज़्यादा पावरफुल होगा, उससे पावरफुल येलो, उससे पावरफुल ग्रीन, उससे पावरफुल ब्लू, और ब्लू से पावरफुल अल्ट्रा वायलेट, फिर अल्ट्रा वायलेट से पावरफुल एक्सरे का फोटॉन, और एक्सरे फोटॉन से पावरफुल गेमा रे फोटॉन। क्लियर? ओके, तो ये एक तरतीब है, ये याद रखें, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज। तो रेडियो सबसे कम एनर्जेटिक फोटॉन होता है, और जो राइट साइड पे गैमा रे इस स्पेक्ट्रम के लास्ट में पाया जाता है, गैमा रे, ये सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फोटॉन होता है, ठीक है। तो इंसान के लिए, ह्यूमन स्किन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज, ये तीनों की तीन बड़ी ख़तरनाक शुआएँ होती हैं। एक्स रेज के बारे में तो हम जानते हैं कि ये तो होती ही ख़तरनाक हैं। अल्ट्रा वायलेट का भी हमने पिछले क्वेश्चन 3 में ये पढ़ा था कि ये भी ख़तरनाक होती हैं इंसान की स्किन के लिए, और गैमा रेज तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं, ठीक है। तो विजिबल रीजन से जो दाएं तरफ अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गैमा रेज का ये जो रीजन है, ये इंसान के लिए बड़ा ख़तरनाक है, और विजिबल लाइट को इंसानी आंख देख सकती है, और विजिबल लाइट से कम जो है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, इसका इंसानी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो दे आर नॉट डेंजरस। हाउ एवर अल्ट्रा वायलेट, एक्स रेज एंड गैमा रेज, दे आर वेरी 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 डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो वेवलेंथ डिक्रीज़ होगा। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो का होता है, उससे कम माइक्रो, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, उससे कम फिर अल्ट्रा वायलेट, उससे कम फिर एक्स रेज, और सबसे कम गैमा रेज। ये वेवलेंथ की बात हो रही है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ होगा तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम, माइक्रो की उससे ज़्यादा, इंफ्रारेड की उससे ज़्यादा, फिर रेड की इससे ज़्यादा, रेड से ज़्यादा ऑरेंज, ऑरेंज से ज़्यादा येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अल्ट्रा वायलेट,
अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी एक्स रेज और एक्स रेज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गैमा रेज। अब लेफ़्ट से राइट की तरफ एफ़ यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये चीज़ें ख़तरनाक क्यों हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लेफ़्ट पे देखें तो कम फ्रीक्वेंसी का मतलब कम एनर्जी, राइट पर देखें तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब ज़्यादा एनर्जी, और ये ज़्यादा एनर्जी इंसानी स्किन और इंसानी जो है वो बोन्स, फ्लैश और ब्लड और जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इंसान को कैंसर भी हो सकता है। तो ये एक खाका सा बनाया गया है कि वेवलेंथ का मतलब क्या होता है। रेडियो से स्टार्ट करते हैं तो रेडियो की वेव इस तरह होती है, देखें ये बहुत एक इलोंगेटेड खींची हुई वेव होती है, यानी इसके दो जो टॉप होते हैं जिसको क्रेस्ट कहते हैं, उन क्रेस्ट को के ऊपर क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा, यानी रेडियो वेव की वेव लेंथ ज़्यादा होती है। हमने कहा है ना कि वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, मतलब इधर ज़्यादा फिर इधर कम 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 और दाएं तरफ कम होती जाएगी। रेडियो के बाद माइक्रो का नंबर आता है, तो माइक्रो की वेव इस तरह होती है कि इसके दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी लैम्डा कम। अगर आप माइक्रो से इंफ्रा की तरफ जाएं तो वेवलेंथ और कम, अगर आप विजिबल की तरफ जाएं तो वेवलेंथ और कम, अल्ट्रा वायलेट में और कम, एक्स रेज में और कम और गैमा रे में सबसे कम होती है। तो अगर वेवलेंथ जितनी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी उसके अल्टरनेटली ज़्यादा होती जाएगी। तो dear students, these were the last questions, and I hope you might have understood what is delivered here. So please make it the part of your notes, और इसको assignment paper के ऊपर आप लोग लाजमी करें, यही आपके टेस्ट का हिस्सा बनेगा। थैंक यू वेरी मच।